सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज अब पता चला के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयानिया किस तरह फेल होता नजर आ रहा है। जी हां, फेल होता नजर आ रहा है हर सतह पर। सिर्फ अगर पंजाब ही की बात कर लें तो वो कहते हैं कि जनाब पंजाब में ऐसी हुकूमत पहले कभी नहीं आई, ऐसा वज़ीर आला कभी नहीं मिला। तो वाकई फवाद चौधरी और उन जैसे दीगर तहरीक इंसाफ के लोग इसका भांडा भी फोड़ रहे हैं कि वाकई ऐसा वज़ीर आला कभी नहीं मिला, ऐसी गवर्नेंस कभी नहीं मिली। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला बादशाह बने बैठे हैं। अगरचे सब वज़ीर आला के बारे में ये शिकायत की है फवाद चौधरी ने, लेकिन खास तौर पर पंजाब की बात की और उन्होंने कहा कि 350 अरब रुपए का तरक्याती बजट और सिर्फ 77 अरब अब तक रिलीज किए गए हैं। और यह भी कह रहे हैं कि बदनामी पूरी तहरीक इंसाफ की और विफाकी हुकूमत की हो रही है, क्योंकि पंजाब में गवर्नेंस का बुरा हाल है, कोई काम ही नहीं हो रहा। ये कोई और नहीं कह रहा, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं और उनसे पहले तहरीक इंसाफ के कई लोग कह रहे हैं। लगता यह है कि अब पता चला प्रोग्राम में जो हम बातें करते रहे हैं उनका असर हो रहा है। यही बात काफी अरसे से बाबर डोगर साहब हों, असद खरल साहब हों, ये बात उठा रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरी चीज, आटे की कीमत में फिर से इजाफा हो गया है। 5 से 7 रुपए फी किलो इजाफा बताया जा रहा है, लेकिन ये तो वो इजाफा है जो वैसे बताया जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा इजाफा हो गया। और पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं और गैस के बाद अब लग रहा है कि मुल्क में आटे का बहरान है और खदशा यह है कि सप्लाई में कमी है। इससे बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है, आटा इससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है। आप अंदाजा लगाएं, 31% लोगों का रोजगार चला गया है। अंदाजा लगाएं कि इस वक्त क्या हाल है मईशत का, बेरोजगारी का, गुर्बत का और महंगाई का। इस हवाले से हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे। एक सर्वे भी आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह नून लीग के अपने कारकुन कह रहे हैं कि मरियम नवाज नहीं बल्कि शहबाज शरीफ ही नून लीग के कायद हैं। इस बारे में बात, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा है और पंजाब के बारे में हमने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आपको बताने हैं कि किस तरह उन्होंने कहा कि 56 कंपनियों में से एक भी नहीं बचेगी। लेकिन वो तो चले हम कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ के दौर की थी, लेकिन अब पंजाब में क्या हो रहा है उस्मान बुज़दार के दौर में, जिनको शेर शाह सूरी सानी कहा जा रहा है, जिनको वसीम अकरम प्लस खुद इमरान खान साहब ने कहा। बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये तो बातें आप करते थे, ये तो बातें सहाफी करते थे। बाबर डोगर साहब ये चीख चीख कर कह रहे थे कि जनाब पंजाब का बुरा हाल है। या आज क्या हो गया कि फवाद चौधरी भी कहने पर मजबूर हो गए कि जनाब ये तो पूरी तहरीक इंसाफ की और विफाकी हुकूमत की बदनामी हो रही है उस्मान बुज़दार की वजह से, इससे बढ़कर क्या होगा? उसामा साहब, बहरी जहाज़ में अगर कभी आपने सफ़र किया हो या इत्तेफाक हो, पहले लोग हज पे भी बहरी जहाज़ों पे जाते थे। तो जब सुराख होता है जहाज़ में तो कैप्टन को उस वक्त पता लगता है जब चूहे ऊपर आ जाते हैं। कश्ती में या जहाज़ में जब सुराख होता है तो उसका यार्ड स्टिक ये होता है कि ऊपर वाले जो मंजिल पे चूहे आना शुरू हो जाते हैं। तो कैप्टन को और जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि जहाज़ में सुराख हो चुका है। मैं सिर्फ एक चौधरी मोनस लाई की, जो चौधरी परवेज लाई या चौधरी शुजात साहब तो नहीं मिले हुकूमती कमेटी से, चौधरी मोनस लाई इस्लामाबाद में मिले हैं और उनकी जो कोट ऑन कोट मैं बात आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि काफ लीग अब पीटीआई की कश्ती में सवार है। अगर पीटीआई की कश्ती डूबेगी तो हमारी भी डूबेगी। पीटीआई ने काफ लीग से तहरीरी मुआहदे किए थे और पीटीआई से इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट भी हुई थी। कोई काम नहीं हो रहा, मामलात फंसे हुए हैं। हम हल्के में जाते हैं तो आवाम सवाल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को वाज़ेह कहा कि हम वजारत में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं कई बार आपको कहता हूँ कि मोनस लाई की वजारत इशू नहीं है। कल भी ये इशू बनाया जा रहा था कि जी मोनस की वजारत मांग रहे हैं, मोनस की वजारत मांग रहे हैं। अच्छा। नहीं, सुन ले, दस्ती नहीं रखते। बड़ी अहम बात है, पॉलिसी स्टेटमेंट है। और चौधरी परवेज लाई या चौधरी शुजात के बाद अगर जानशीन की बात है, डोगर साहब भी जानते हैं, तो मोनस लाई है। जब तक वो हैं बुजुर्ग उस वक्त है, लेकिन उनके बाद जानशीन में कोई फड्डा नहीं है। इस तरह शरीफ खानदान में जानशीनी का समझ नहीं आ रही कि हमजा मरियम आगे जुनेर सफ्तर तक मामला चला गया, यहाँ पे कोई फड्डा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम वजारत में दिलचस्पी नहीं रखते, कारकर्दगी ना दिखा सके तो वजारतों का कोई फायदा नहीं। ये कह रहे हैं मोनस लाई। आगे सुन ले, फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो ये क्या कह रहे हैं
कि पंजाब डिलीवर नहीं कर रहा, ये कोई अपोजिशन नहीं कह रही। उसामा साहब सुनने जाके डोगर साहब भी बात कर सके और नाजरीन को डिलीवर नहीं कर पा रहा। पीटीआई को मजमूई तौर पर दबाव का सामना है। पंजाब के 350 अरब तरक्याती बजट में से सिर्फ 77 अरब रिलीज हुए। खर्च करने की बात अभी नहीं हो रही, रिलीज हुए हैं, खर्च वो भी नहीं हुए अभी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में फवाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पंजाब प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड भी इजला को नहीं दे रहा। वाकई वजीर की निशानदेही पर वजीर आज़म ने सूबाई फाइनेंस कमेटी कमीशन अवार्ड के इजरा का हुक्म देते हुए कहा कि फौरी तौर पर सूबाई अवार्ड के इजला को मुंतकिल किया जाए। अब ये उनका फवाद चौधरी से पंजाब की वजह से मरकज को भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत शानदार काम कर रही है। पंजाब के डिलीवर ना करने पर हमें अवामी सियासी मुहाज पर पीटीआई कारकर्दगी पर तनकीद हो रही है। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम अमूर पर रहनुमाई मांग ली है। अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने कल आपको पता मुलाकात हुई, अहम अमूर पर रहनुमाई मांगी है। मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्ज़ात भी उससे भी आगाह किया है। MQM आपको पता नाराज़ है, बाप नाराज़ है, GDA नाराज़ है और PTI की वफाकी वज़ीर पंजाब के अंदर वो मान रहे हैं अपनी नाकामी को, एतराफ़ कर रहे हैं बरमला, अपने खिलाफ चार्जशीट दे रहे हैं। और काफ लीग जो इत्तेहादी है मरकज में और सूबे में, और अगर वो हट जाती है कश्ती डूबने वाली जो बात है समझे, तो दोनों हुकूमतें धड़ाम से गिरती हैं। हाँ जी, धड़ाम से गिर जाएंगी। अब मामला यह है कि इस्लामाबाद के अंदर जो वज़ीर आज़म की वज़ीर आला से मुलाकात हुई, सूबों के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग जो नाराज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कल इसके इशारे दे दिए थे कि अभी और बहुत सारे इम्तहान बाकी हैं। और पीटीआई मैंने कहा था कि वो अपने वजन से गिरेगी। नून लीग या पीपल्स पार्टी को उसको गिराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये डोगर साहब मजीद इसमें बताएंगे। मैंने थोड़ा सा साहब जी 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 मैं चाह रहा हूं बाबर डोगर साहब से इस बारे में बात करें। बाबर साहब, ये तो लगता है कि आप जिस ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहते थे, बड़ी हाई होप्स थी आपको और मुझे भी बड़ी थी, खरल साहब भी मानते थे कि इससे अच्छी ब्यूरोक्रेसी नहीं पाकिस्तान मिल सकती, और ये फैक्ट है, ये मैं मानता हूं, ऑन एयर मान रहा हूं, लाइव बराह रास्त प्रोग्राम में मान रहा हूं। मगर ये तो फिर वो भी डिलीवर नहीं कर रहे, वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। जब फवाद चौधरी जैसा शख्स ये कह रहा है कि जनाब ये तो कुछ हो नहीं रहा, सबकी बदनामी हो रही है, और ये बादशाह तो उन्होंने मान लिया है कि बादशाह तो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार साहब, और तो वो शेरशाह सूरी वाली बात ठीक हो गई। लेकिन ये जो बोट वाली बात की है कि इसी कश्ती के सवार अब काफ लीग है, वो जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ, तो उसके वजह से काफ लीग समझती है कि हमारी भी फिर उसमें दुर्गत बन गई, तो इसीलिए अब इतनी अरसे बाद बारी आई है हमारी। अब ये ना हो कि फिर तहरीक इंसाफ की कश्ती में सवार होने की वजह से, लेकिन इनके पास तो मुझे लगता है कोई लाइफ बोट होगी कि अगर तहरीक इंसाफ की कश्ती डूबती है तो ये उस लाइफ बोट में सवार हो जाए। लेकिन असल बात यह है कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि अब फवाद चौधरी जैसा शख्स भी कहेगा कि जनाब इनकी वजह से तो हम सारे बदनाम हो गए, बर्बाद हो गए। ये मुन्नी बदनाम के बाद ये दूसरा एपिसोड 2 है, कैसी की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि एक नया उसके बाद ये एपिसोड किया गया। एक चीज तो इमरान खान ने मान ली कि पंजाब में जो पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे, यानी कि वसीम अकरम प्लस डिलीवर नहीं कर रहे, इसलिए एक तगड़ा चीफ सेक्रेटरी और IG भेजा गया। अब मसला ये है कि उसको उस्मान बोजदार साहब जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को मानते नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते, वो तो इसके खिलाफ है। उन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की सारी फाइलें दबाई हुई हैं, कोई फाइल नहीं निकालते। जो अफसर फेडरल गवर्नमेंट को सरेंडर किए गए हैं उसकी समरी पे साइन नहीं किए, जो वफाक से नए ऑफिसर मंगवाए गए उसकी समरी पे साइन नहीं किए। पॉलिटिकल फोर्सेस जो है बजाय इसके कि वो उसके साथ कोऑपरेट करते, उन्होंने 20-25 MPs का एक ग्रुप खड़ा कर दिया उसके खिलाफ कि जनाब हमारे काम नहीं हो रहे, हमारा हमें कोई ब्यूरोक्रेसी लिफ्ट नहीं करवा रही। तो ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आया है उससे तो मसाइल और बढ़ गए हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको ऑन करने से इनकार कर दिया है। वसीम अकरम प्लस जो है उन्होंने तो इमरान खान की अपनी रिट को चैलेंज कर दिया कि जनाब मैं इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, जो मर्जी हो जाए। अब आप देखें कि KP के BRT अभी तक उसी तरह से लिंगर ऑन हो रहा है, कोई डेट ही नहीं दी जा रही कि कब तक उसको कंप्लीट किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट में देख ले रोजाना महंगाई हो रही है,
ये एक मजाक बन गया, ये एक लतीफ़ा बन गया कि जनाब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, आप गैस की कीमतें बढ़ाते हैं, आप बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं और उसके बाद सूबाई गवर्नमेंट से कहते हैं कि जनाब महंगाई कम करो। वो महंगाई कहाँ से कम करते हैं? उनके पास कौन सी रॉकेट साइंस है कि आप हर चीज़ की कीमत फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाती जाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों की कीमतें कम कर दे? किस तरह से कम करें? फिर मुझे एक बात बताएं, इन्होंने कहा था पुलिस रिफॉर्म्स आएंगे, कंट्रोल कर सकते हैं बाबर साहब। इन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव अगर पेट्रोल में अगर 2-3 रुपए पर लीटर इजाफा होता है, ये किस सेक्टर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि चीजों में 10 गुना इजाफा हो जाए। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार। चीज़ों में कीमतों में तो बढ़ेंगी। जब पेट्रोल महंगा हो गया, जब बिजली महंगी हो गई, जब गैस महंगी हो गई, तो फिर आप चीज़ों की कीमतें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्री का ये हाल है कि इंडस्ट्री बैठ रही है। आप जिस मर्जी ताजर के पास बैठ जाए, जहां मर्जी ट्रेडर कम्युनिटी के पास बैठ जाए, वो कह रहे हैं बिजनेस तबाह हो गया है। गरीब आदमी कह रहा है कि घर चलाना मुश्किल हो गया, हमसे तो गैस बिजली के बिल पूरे नहीं होते, रोटी कहाँ से खाएं? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब शेल्टर होम बना लें, वहाँ पर जनाब लोगों को 2 वक्त की रोटी दे दें। यार ये कोई हल है? ये गवर्नमेंट की आप दादा लगाएं कि जनाब वो कह रहे गाय भैंसे पाल लो, मुर्गियां पाल लो, अंडे बेचो। ये इस तरह से इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर होते हैं क्या? इस तरह से आपके जनाब ये के लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो सफेदपोश आदमी जो है उसे कहा जा रहा है कि जाके शेल्टर होम में जाके खाना खा लो। भाई ये तो मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। फेडरल, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे डिलीवर कर रही है? कौन सा सेक्टर है जिसपे फेडरल गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है? अब महंगाई जो है वो सारी फेडरल गवर्नमेंट, डॉलर की कीमत जो है आप देख ले वो इनसे काबू नहीं हो रही। अच्छा, तो ये सारे फैक्टर्स आप अगर बाबर साहब अगर ये तरक्याती फंड्स रिलीज हो जाते हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी ठीक है रिलीज करें। नैब के आपने वादे दिखाए थे कि जी नैब के जरिए से अरबों डॉलर आएगा, डॉलरों का सैलाब आ जाएगा, वो कहाँ पर है सैलाब? अब नैब के आपने पर काट दिए। तो मुझे तो कोई एक चीज जिसपे इमरान खान साहब ने यू टर्न ना मारा हो, हर चीज पे यू टर्न मार लिया और उसके बाद जो उस पंजाब में रही सही कसर जो थी वो वसीम अकरम प्लस साहब ने पूरी कर दी। जिनको ना पता कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या की चिड़िया का नाम है, गवर्नेंस की चिड़िया का नाम है, वो आप उससे अंदाजा लगा लें कि बजट की यूटिलाइजेशन ये आज आप बता रहे हैं। आपका ख्याल है 2 महीने से हो रहा हूं कि बजट कुछ किया धरा उस्मान बुज़दार का नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि ये बजट को खर्च कर सके। सही है। अच्छा ये बताएं खरल साहब कि ये जो अभी मामला फवाद चौधरी ने उठाया है, महंगाई पर आगे हम बात करते हैं मजीद, लेकिन ये बताएं कि अगर ये अब 77 अरब रिलीज हुए हैं जिस तरह आपने कहा, और बड़ी जबरदस्त बात कही आपने खरल साहब कि ये अभी खर्च नहीं हुए, ये रिलीज हुए हैं। अब जो बाकी है पैसा तकरीबन 250 अरब रुपया, इमरान खान साहब से मुलाकात जब होती है बुज़दार साहब की, वो हिदायत लेने किस लिए गए हैं? फिर क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही फिर ये अपने आप को वज़ीर आला पंजाब भी कहलवा दे? अगर हर बात के लिए उस्मान बुज़दार ने उधर जाना है और मिलना है और उसमें भी सरकारी पैसा खर्च होना है, माशाल्लाह 3 करोड़ रुपया तो अब तक वो पेट्रोल में खर्च कर चुके हैं बुज़दार साहब। तो ये बताएं आपकी नजर में ये पैसे रिलीज हो जाने से, तरक्याती फंड्स रिलीज हो जाने से सब अच्छा हो जाएगा? उसामा साहब एक तो मैंने बताया कि आपने खुद कहा कि 350 अरब तो अभी रिलीज नहीं हुए, 77 अरब खर्च नहीं हुआ, रिलीज हुए अभी। उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब से हिदायत लेने क्या आए हैं? वो बेसिकली शिकायत लगाने आए। उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब को ये कहते हैं कि जो आपने सेटअप भेजा है उसकी वजह से एक सूबे में क्राइसिस क्रिएट हो गया है, सूबे के एमपीए नाराज हो रहे हैं, एमएनए जो है पीटीआई के वो नाराज हो रहे हैं, इत्तेहादी हमसे अलहदा हो रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे। ये नहीं बताते कि हम मेरे अपने जो मसले मसाइल जो अहम पोस्टिंग्स हैं वो साइड लाइन हो गए हैं। ये नहीं बताते कि जो इनको चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि वफाक में इनकी खिदमात दी हैं, उनके मामू की या बाकी जो लोगों की, कि उनकी समरी पे अभी मैंने साइन करके सरेंडर नहीं किया। ये नहीं बताते कि चीफ सेक्रेटरी ने या आईजी ने जो बंदे मांगे हैं वफाक से उनकी समरी भी आगे मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ये वो नहीं बताएंगे, ये इमरान साहब को नहीं बताएंगे। दूसरी बात, दूसरी जानब सुन ले, ब्यूरोक्रेसी जो है जिनको मैंडेट दे के भेजा गया था कि आप डिलीवर करें, डिलीवर ब्यूरोक्रेसी नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी ने पॉलिसीज को कंप्लाइंस करनी होती है, उसने एग्जीक्यूट करना होता है। जो आईजी होता है या जो चीफ सेक्रेटरी होता है उन्होंने हुकूमत का जो विजन होता है, जो रियासत की जो पॉलिसीज होती हैं, जो विजन होता है, जो पॉलिसीज होती हैं, उनको आगे एग्जीक्यूट करना होता है। उन्होंने डिलीवर हुकूमत ने करना होता है। हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं, वफाकी हुकूमत भी पीटीआई की, पंजाब में भी पीटीआई की। अब मामला क्या है कि वो शिकायतें ये लगा रहे हैं खान साहब को, आजम खान को, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बाकी उनके जो करीबो
कुर्बजवार में शहजाद अरबाब शहजाद को, जहांगीर तरीन को, बाकी जो लोग हैं कि जनाब खान साहब ने हमें तो मैंडेट दे के भेजा था कि आप इंडिपेंडेंट काम करें। हमने काम अभी शुरू किया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये खप मच गई है। तो लिहाजा जब तक हमें सीएम की ब्लेसिंग नहीं होगी, क्योंकि हर समरी, हर चीज, हर लेटर वो सीएम जब तक नहीं उसको अप्रूव करेगा, चीफ सेक्रेटरी आईजी आगे नहीं चल सकते। अच्छा, अब ये हो गया। अगली सुनने का अहम बात, छोटी सी आपकी इजाजत से, और डोगर साहब की अगले छोटी सी बात, अगले मौजू की से पहले वो डोगर साहब से वो सर्वे वाले ले लीजिएगा। मैं एक अहम बात है, ये चेयरमैन नैब के लिए एक बड़ा अहम मसला है। कल शौकत बसरा साहब के हवाले से जो नैब की प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें जो शौकत बसरा है जो पंजाब हुकूमत के पीटीआई के तर्जुमान भी है और साबिक एमपी है और पार्लियामेंट सेक्रेटरी साबिक जो है वो 2008 में पहली मरतबा एमपीए बने हैं। जी। उनका कसूर ये है कि उन्होंने तकरीबन 20-30 अरब का एक जो फ्रॉड था उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उसमें दरखास्त मेरी है और शहजाद अकबर जो मशीर है उनकी दरखास्त लेटर भी है कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसके ऊपर प्रोब किया जाए। अब्दुल हफीज शेख भी जानते हैं, हमाद अजहर भी जानते हैं, एफबीआर के शब्बर जैदी के बकौल भी कि 4-5 अरब तो वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। उनके 40-50 अरब के असासे हैं जो उसके ऊपर मैंने पूरी तफसीलात मौजूद है रिकॉर्ड पे, हमने प्रोग्राम में भी थोड़ा इशारा किया। अब शौकत बसरा साहब का लिस्ट में आ गया नाम, मैंने उनसे पूछा और मेरी नैब हुकाम से भी बात हुई है, उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि आपका 5 जो कनाल का एक घर है हरुणाबाद में, सॉरी एक मकान है 5 भाइयों का मुश्तरका 2 कनाल का हरुणाबाद में, फिर उनके ऊपर DH सिटी जो हमाद अरशद वाली वो फ्रॉड जो होगा, उनकी मिसेज के साथ 2004-5 में 6 में जब वो एमपीए भी नहीं बने थे, कोई उनके पास होता ना कि भाइयों के पास भी कोई पब्लिक, तो वो एक किस्तों पे 5 मरले का मकान और प्लॉट है जो कि उनको अभी फ्रॉड हो गया DH सिटी, आपको पता ही है, लोगों के पैसे डूब गए, और एक 10 मरले की किस्तें जिसकी वो दे रहे हैं दी हैं। इसके अलावा 2 उनकी गाड़ियां हैं और किराए में मकान में वो रहते हैं। उनका चैलेंज सुन ले। अब अतीक साहब जो है जो डीजी नैब है जो मुल्तान के, वो वाइटल जो कंपनी है जिसके ऊपर मैं मुद्दई और मुझे लेटर भी उन्होंने दिया, ये है 6 नवंबर 2019 का, उसके ऊपर इंक्वायरी हेडक्वार्टर से अप्रूव हुई है। अरबों रुपए की असासों की मैंने डिडक्ट करके उनके फ्रंटमैनों के नाम हाजी अरून यासीन, मैं वो भी जानता हूं जब वो चेयरिंग क्रास इस्लामाबाद में आए थे और 2014-15 में, और किस बंदे ने रफीक नामी कंसल्टेंट को भेजा, वहां पे बाबर साहब की बात नहीं हो सकी थी। मैं करता हूं, बाबर साहब से इजाजत लेता हूं मैं। तो मामला यह है चेयरमैन साहब, अगर आपके नीचे लोग जो मुल्तान में डीजी नैब बैठे हैं और ओपीएस पे जो बैठे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के लिए जिनकी सर्विस, जिसके ऊपर यानी नैब ने इंक्वायरी की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कि 5 साल इसकी सर्विस जब्त की जाती है, वो कैसे डीजी लगे हुए हैं? ब्रेक का वक्त हो जाएगा और ये आपने मामला देखना, और अगर शौकत बसरा ने ये काम गलत किया है उसको अच्छा खबर है खरल साहब, नैब को बदनाम करने वाले जो काली भेड़े हैं उनके ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके नोटिस मामला आ गया, आप इस पे एक्शन लेंगे, जो भी क्लैरिटी है कल नैब की तरफ से आनी है। जी सर। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है नून लीग के कारकुन हैं, उनसे सर्वे हुआ है और सर्वे के मुताबिक 49% नून लीग के जो कारकुन हैं वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ही लीड करे और उन्हीं का बयानिया दुरुस्त है, वही ये अहलियत रखते हैं कि वो नून लीग को यूं समझ ले कि चला सकते हैं, या अब तो ये कहना चाहिए कि बचा सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से सिर्फ 12% लोगों ने वोट किया है और हमजा साहब के हवाले से तो तकरीबन कोई 3% लोग हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब के हक में सिर्फ 2%। तो नवाज शरीफ के अलावा अगर कोई लीड कर सकता है तो शहबाज शरीफ है। तो बाबर डोगर साहब, फिर मैं आपको इस बात पर सराहूंगा कि आप ये कहते रहे कि अब बयानिया शहबाज शरीफ का चल रहा है, ये तो अब सर्वे में बात साबित हो गई, तो इस पर तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि सर्वे से पहले आपसे ही पूछ लेते, तो आपकी बात तो 100% दुरुस्त साबित हुई है कि बाकी 19% लोगों ने तो खैर जवाब ही नहीं दिया, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी शहबाज शरीफ के हक में कारकुनों की। तो ये बात अब आला लीडरशिप को भी समझ आ रही है कि अब शहबाज शरीफ को ही लीड करना पड़ेगा। उसामा साहब, इस चीज को तो अब नवाज शरीफ भी मान गए कि उनका बयानिया गलत था। मैं आपको बताऊं, जब ये यहाँ पर नवाज शरीफ यहाँ पर थे तो उनकी मैंने उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी।
कुछ मुलाकातें हुई थी, यहाँ पर बड़ी खास मुलाकातें हुई थी जिसमें उन्होंने इस चीज को माना कि जनाब मेरा बयानिया गलत था। और उसके बाद अब लंदन में भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, वहां पर ख्वाजा आसिफ जब थे, ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को खुद कहा कि मेरा बयानिया गलत था। उसकी वजह से आज पार्टी इन सारी चीजों को देख रही है। तो मियां नवाज शरीफ जो है वो खुद भी मान चुके हैं। ये सर्वे सुरे तो बात की बात है, मैं नून लीग के अंदर मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी ये कहती है कि ये जो हमारी हुकूमत थी 2013 से 2018, 18 से 23 तक हमारी हुकूमत होनी थी, हमने डिलीवर किया है। लेकिन मसला ये है कि जो वो बयानिया था, वो जो डॉन लीग थी, वो जो डॉन लीग 1 थी 2 थी, वोट को इज्जत दो का बयानिया था, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया, तबाह कर दिया। वो तो आज मानते हैं कि हमें अदारों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, अदारों के साथ चलना चाहिए था। आज जो सारा मुल्क जिम्मेदारी वो कहते हैं कि नवाज शरीफ था। ये नून लीग के अंदर ओपन बातें हो रही हैं अब। जी जी, वोट को इज्जत दो की तो बात अब भी करते हैं कि जी बयानिया वही है हमारा। अच्छा उसामा साहब, वोट को इज्जत दो का ये सिर्फ मरियम और चंद एक लोग हैं। मेजोरिटी नून लीग के अंदर जो है, आप नून लीग के एमपीए से बात करें, उनके ज्यादा मेजोरिटी लोगों से बात करें, वो ये कहते हैं कि जनाब इसने तो हमारा बेड़ा गर्क की है, इसी चीज ने तो हमें तबाह की है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की बात सुननी चाहिए थी उस वक्त नवाज शरीफ को, उनकी एडवाइस को मान लेना चाहिए था। आज हम फिर उसी बयानिए पर वापस आए हैं जो शहबाज शरीफ कह रहे थे। शहबाज शरीफ जो बयानिया दे रहे थे, उन्होंने ठीक किया जो वो अपनी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। वो अगर एयरपोर्ट पहुंच जाते तो आज जो ये जो थोड़ी बहुत रिटर्न मुस्लिम लीग कर रही है वो भी नहीं होनी थी। तो इस चीज की स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है पीएमएलएन के अंदर। दो मरियम जो है अब वो बड़ी नाराज हो रही हैं, ख्वाजा आसिफ से वो लड़ रही हैं, कभी किसी से लड़ रही, कभी किसी से लड़ रही हैं। लेकिन उनको ये मान जाना चाहिए कि वो जो बयानिया था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर जाती उमरा में बैठी हुई है, मुझे बताओ कितने लोग उनको मिलने जाते हैं जाती उमरा में, कितने एमपी और एमएनए वहाँ पर जा रहे हैं? कोई नहीं जाता, खाली पड़ा हुआ है जाती उमरा। वो सोशल मीडिया का जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ले लेके चला रही हैं, और सोशल मीडिया में जो लोग उनके पे रोल पर रहे हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा नून लीग का कोई वर्कर, नून लीग के एमपीएस, नून लीग के एमएनएस जो है वो अब मरियम से दूर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। अब वो ये मानते हैं कि अगर हमने दोबारा हुकूमत में आना है, अगर हमने इस मुसीबत से बाहर निकलना है, तो उसमें वाहिद बेहतरीन हल जो है वो शहबाज शरीफ का बयानिया है, उसको फॉलो किया जाए। आज राना तनवीर, याद सादिक, ख्वाजा आसिफ जो है वो सारे जो है वो इसी बयानिए पे चल रहे हैं। तो मैं तो मुझे तो बहुत ये जो सर्वे है, इस सर्वे में तो 13% है, मुझे तो 13% लोग भी मरियम के सपोर्टर नजर नहीं आ रहे पीएमएलएन के अंदर। हाँ जी, वो 12% भी शायद नहीं है। खरल साहब सिर्फ 1 मिनट है, ये बताएं कि क्या अब चौधरी निसार से माफी नहीं मांगनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को? और वो जो नासिर भट्ट वाला वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिन इदारों को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, उन सब से इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए ये सब कुछ करने से पहले? और उनको निकालना नहीं चाहिए अपनी सफों से जो लोग ये साजिशें करते रहे, जिस तरह वो सारी वीडियो स्कैंडल और सब कुछ जो रहा गया, वो सब माफ हो जाएगा क्या बस इस तरह से? अब माफ़ी वो लोग मानते हैं जो प्रिंसिपल पे होते हैं, उसके लिए कोई शर्म और हया होना लाजम है। लिहाजा माफ़ी शाफ़ी की आप इस तरह की इतनी खुश फहमी का शिकार ना हो। मैं जो बता रहा हूँ ना, आप पहले भी मैं कह रहा हूँ, ये जितने मर्जी आप सर्वे करा लें, ये गैलप सर्वे आप पहले भी देखते थे, ये जो डोगर साहब कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ, सर्वे का इशू नहीं है। आप क्या ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है बयानिया वोट को इज्जत देकर नहीं था, बयानिया था करप्शन को इज्जत दो, लूट मार को इज्जत दो, शरीफ खानदान को इज्जत दो, वो भागें बाहर, वो वोटर को बेइज्जत करके छोड़ जाए, उनको बेयारो मददगार करके छोड़ जाए। वोटर को इज्जत दोगा, वोटर को इज्जत नहीं दे रहे सर। ब्रेक का वक्त वोट को इज्जत देने का क्या मामला है? अब लाजा जो मामला है, जी जी ब्रेक अगर आ रही तो मैं उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि बेसिकली ब्रेक का वक्त हो गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी जी सर, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि पंजाब में 56 कंपनियां, वही शहबाज शरीफ जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ही बनाई थी, उनमें से एक भी नहीं बचेगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, अब पता चला,
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि 56 कंपनियां जो पंजाब में थीं और जिनका बड़ा चर्चा था एक दौर में कि जनाब ये गुड गवर्नेंस, स्पीडी गवर्नेंस, ये जो खादिम आला मॉडल है जनाब, पंजाब मॉडल जिसको कहा जाता था, उसमें ये 56 कंपनियां थीं। और इन्हीं कंपनियों में आपको पता है कि आहद चीमा साहब भी थे और उन जैसों की 20-20 लाख रुपया माहाना तनख्वाह भी थी। अब हुआ यह कि चीफ जस्टिस साहब के सामने केस था। मोहम्मद हनीफ साहब जो कि डिप्टी मैनेजर थे जीएम लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए निकाला गया है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से। तो चीफ जस्टिस साहब ने यह केस कह दिया कि जो झेली कमेटी है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की, वो इसको देखे और इनकी दरखास्त को डिसमिस कर दिया, निपटा दिया। लेकिन जो रिमार्क्स है बड़े अहम है। तो बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि ये वाकई ऐसा ही होने वाला है कि 56 कंपनियों में से एक भी नहीं बचेगी? उसामा साहब, ये पिछले दौर में शहबाज शरीफ साहब ने 56 कंपनियां बनाई। मकसद ये था कि उनके जो लाडले ब्यूरोक्रेट थे, उनके जो ब्लू आइड थे, जो वो नगीने थे उनके नज़दीक, उन सब को इन कंपनियों में खपा दिया गया। सारा डिपार्टमेंट्स का, महकमों का बजट इन कंपनियों को दे दिया गया। अरबों रुपए के फंड्स इनको दिए गए। बेताशा वो अफसर जो एक अफसर जो है वो एक महकमे में काम कर रहा है तो 1.5 लाख सैलरी ले रहा है, कंपनी वाला 15 लाख सैलरी दे रहा है। वो सारे जो 15-15, 20-20 लाख उनको सैलरियाँ दी गई, गाड़ियाँ नई लेके दी गई और उन सारे पैसों को जिस तरह से उड़ाया गया उसकी दास्तानें, उसकी कहानियाँ आपके सामने हैं। किस तरह साफ पानी कंपनी जो थी उसमें उसके बीओजी में हमजा शहबाज को डाला गया, उसके बाद अपने दामाद जो थे उनको डाला गया। साफ पानी कंपनी का दफ्तर हेड ऑफिस कहाँ पर खोला गया, MM आलम रोड के उनके दामाद के प्लाजे में खोल दिया गया। करोड़ों रुपए की रेनोवेशन की गई, करोड़ों रुपया उनको एडवांस में दे दिया गया। वहाँ पर एक दिन काम नहीं हुआ, अरबों रुपए लुटा दिए गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की दास्तानें सामने आ रही हैं, किस तरह से इसमें अरबों रुपए जो है वो खाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी, जितनी भी ये कंपनियां थी, टोटल फ्रॉड था। सारा पैसा जो था वो जो उसमें हड़प करके बाद में ये जो टीटीज बनती रही हैं, ये जो टीटीज का पैसा बाहर जाता रहा, बाहर से लॉन्डर होकर फिर वापस आता था। ये पैसा किन चीज़ों का था? इन्हीं कंपनियों का था। किस तरह से ये सारी दास्तानें आपके सामने हैं कि किस तरह से इन कंपनियों को लूटा गया। चाहे वो एनर्जी कंपनी थी, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, ये सारी कंपनियां जो थी, इनमें इनको अरबों रुपए ट्रांसफर किए गए और उसके बाद वो सारा पैसा खा पी लिया गया, सारा पैसा हड़प कर लिया गया। और यहाँ तक कि उनके जो रूल्स बनाए गए उसमें यह था कि इन कंपनियों का पैसा ऑडिट भी नहीं हो सकता, इसकी ऑडिटिंग भी नहीं हो सकती। वो तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस पे जो SO मोटो लिया, उन्होंने जब देखा कि जनाब ये कंपनियों में 15-15, 20-20 लाख पे लोग लगा के रखे हुए हैं, जितने लाडले थे, जितने प्यारे थे, जितने बाहर से लोगों को बुला बुला पर अपनी मर्जी से उनको नवाजा गया, उनको बेताशा सैलरी दी गई और काम क्या किया? कुछ भी नहीं। तो अब जस्टिस गुलजार जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनाब ये कंपनियां तो चलनी नहीं है, इन्होंने तो अल्टीमेटली ये तो सारी बंद हो रही हैं। इनका तो ऑडिट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कौम को कि वो अरबों रुपया जो इन्होंने लूटा है वो निकलवाना कैसे है इनसे। लेकिन बुज़दार साहब ने इसी तरह की कंपनी डीजी खान के लिए नहीं बनाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इस तरह से सड़कों की सफाइयां तो हुई नहीं, लेकिन अरबों रुपया उसके नाम पर खा गई है सारे। जी, डीजी खान में ऐसी कंपनी नहीं बना दी? जी बाबर साहब। सर मुझे एक बात बताएं, नैब कंपनी को प्रूव कर रही है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को नैब प्रूव कर रही है। वहां पर जो स्टाफ था उसका सारा जो उसका नैब में सारे चटे कटे वहां पर पड़े हुए हैं। और वसीम अकरम प्लस साहब जो है, आप अंदाजा लगा लें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बनने की मुखालफत की थी। अब वसीम अकरम प्लस साहब ने डीजी खान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बना दी है। आप अंदाजा, उसको फंड्स भी दे दिए, हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने
उसकी भी मुखालफत किया है। उन्होंने कहा जनाब अगर आपने काम ही लेना तो वासा को बेहतर कर लें, वासा को एडिशनल फंड दे दे, वासा से काम ले लें। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इसका मॉडल लाहौर में तो फ्लॉप हो गया है, अरबों रुपए की करप्शन के उसमें ऊपर चार्जेस हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वसीम अकरम प्लस साहब जो है उन्होंने डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बना दी है और उसमें सारे अपने लाडले जो है उनको नवाज दिया गया है। तो ये भी आप अंदाजा लगा लें कि कितने वो में है, कितने वो उससे वोट भी तो लेने हैं, उसमें वो प्रोजेक्ट खपाए जाएंगे, वोट इसी तरह मिलेंगे, यही सिंध में होता रहा है। अच्छा खरल साहब ये 56 कंपनियां जिस तरह आप तो इनके पूरे एक एक चीज सामने लेकर आए, पूरी फाइल्स लेकर आए हमारे प्रोग्राम्स में आप, और जाहिर है कि वो इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी फाइल्स दिखा सकें, तो अब वक्त आ गया है कि ये 56 कंपनियां बंद होने लगी हैं, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरी आ जाएगी गवर्नेंस में, क्या हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि जब से बुज़दार साहब आए हैं ये 56 कंपनियां उस तरफ शायद फाल नहीं रही, काम भी नहीं हो रहा। उसामा साहब एक तो बात ये मैं आपको करूं कि ये जो सिर्फ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है, आपको एक ऐसा मैं इंकशाफ करने लगा हूं कि आप सर पकड़ के बैठ जाओ, नाजरीन भी। जो डीजी खान सीमेंट है उसने जो वेस्ट है ना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया, उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, नाज़रीन को दिखा भी सकते हैं। मियां मनशा साहब को तो बड़ा अच्छे तरीके से पता है, डीजी खान सीमेंट वालों जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं। 400 रुपए में गालबन, अगर मैं झूठ नहीं, मेरे पास एग्रीमेंट है, पूरी कॉपी है, 400 रुपए में 1 टन जो एनर्जी के लिए, यानी कूड़ा नहीं, मट्टी नहीं, 400 रुपए में, सिर्फ 400 रुपए में, उसके साथ एग्रीमेंट की मेरे पास कॉपी है, जिसके ऊपर डीजी खान सीमेंट की मैनेजमेंट की और जो वेस्टमेंट लाहौर की उनके एक एग्रीमेंट है। यानी जो लाहौर का कूड़ा करकट करोड़ों रुपए लगा इकट्ठा करेंगे, लाखों रुपए, और जो 1 टन एनर्जी जो सोर्स के लिए होगा 400 रुपए, ये 428 रुपए पर टन, ये एग्रीमेंट हुआ था। ये कंपनियां थी करोड़ों अरबों रुपए के फायदे देने के लिए लोगों को। मुल्तान वेस्टमेंट कंपनी से भी मंचा ने अगला सुन ले, साफ पानी कंपनी, साफ पानी सुन ले, अब आर सीमा का सुन ले, सोलर जो कंपनी जाया कर दिया गया, सोलर कंपनी, साफ पानी का प्लांट और साफ कंपनी की गाड़ियां बुलेट प्रूफ ले ली गई, जाया कर दिया गया। साफ पानी कंपनी के फंड से बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई थी डॉक्टर साहब, और इसीलिए बनाई गई थी ताकि ऑडिट ना हो, ताकि इसका एजीपीआर में प्री ऑडिट ना हो, पोस्ट ऑडिट ना हो, को मीडिया जा उसकी रिसाई ना हो, एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिसाई ना हो, और आपने उस पैसे को टीटीओ के जरिए अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के असासे आज चीमा के अकाउंट से निकलते देखे। कादिर सोलर कंपनी बनाई, 100 मेगावाट से 4 मेगावाट पे आ गई, आज वो बेचने पे फिर रहे हैं। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि आज चीमा के वाले से एक बड़ी खबर आपको, ब्रेकिंग, नाजरीन के लिए ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं, पहले भी हमने दी, अब पता चल प्रोग्राम में 32 कनाल का जो ट्रांजैक्शन थी वो दिखाई पैरागॉन की वजह, जो अकाउंट से हुई नैब, बाद में ग्राउंड अप जिसको बनाया हमने नवंबर में उसको इंकशाफ किया, सुप्रीम कोर्ट में वो सारी चीजें रखी, और ग्राउंड ऑफ रेस्ट जाके 5-6 नवंबर फरवरी में वही हमारे डॉक्यूमेंट प्रोग्राम में दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, और ख्वाजा साद रफीक, फवाद हसन फवाद और आर चीमा के वाले से जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने पेश किए, उसी बुनियाद पर चेयरमैन नैब ने मुझे बुलाया 10 मार्च या 15 मार्च को, ये सारी चीजें हुई। अगली सुन ले वारदात, बड़ी वारदात जो पाकिस्तान के साथ एक खेल खेला गया है कि आज भी इवल नेक्सस किस तरह है। पीएम हाउस के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं जो फवाद हसन फवाद और आज चीमा के साथ हैंड इन ग्लव्स हैं, किनके ANP से राब्ते हैं, कहां से साजिशें हो रही हैं डॉक्टर साहब, उनके लैपटॉप के अंदर से जो नैब ऑर्डिनेंस आया है, मैं आपको बात एक ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं, आज चीमा जो मुलजम है, करोड़ों अरबों रुपए के खाते निकले, उसके लैपटॉप से ये ऑर्डिनेंस जो अभी आया इन फील्ड है, वो मुसवदा उसके ऑर्डिनेंस जो ऑर्डिनेंस है उसके लैपटॉप में तैयार हुआ है। ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये मैं को हवाई बात नहीं कर रहा, ये नैब के इंतहाई सीनियर अफसर, एक इंतहाई सीनियर अफसर ने, उसको भी ये पता है, उसने ये पकड़ा कि नैब के सीनियर अफसर जो है, मैं चैलेंज करता हूं, उसने ये शेयर की ये मुख्तलिफ लोगों से कि आर चीमा जो है उसके लैपटॉप में मौजूदा ऑर्डिनेंस तैयार हुआ है। तो इमरान खान साहब
हमारे इदारे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई तो कोर्ट, चोर और डाकू जो है आज जो हिरासत में हो गया है, आज ऑर्डिनेंस इससे ऊपर भी जा सकते हैं। ओवर हो गया है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में आटा इतना महंगा नहीं हुआ था कुछ शहरों में जितना इस वक्त महंगा हो चुका है, क्यों ऐसा है और कैसे बेहतरी आएगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि तकरीबन 49% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत या ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, यानी उनकी जो खुराक है वो बैलेंस्ड नहीं है, जो कुछ खुराक में चाहिए होता है वो नहीं है, बस एक ही खुराक उनको मिल रही होती है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर ये होता है कि बस रोटी ही खा पाते हैं और उसके साथ दीगर जो लवाजमात होने चाहिए खुराक में, जिसमें दूध हो, जिसमें गोश्त या दालें और इस तरह से सब्जियां हर तरह की मुख्तलिफ, वो सब बच्चों को नहीं मिलता। अब पेट भरने के लिए एक चीज़ थी गरीब के पास, वो थी आटा, कि कम से कम वो पेट तो भरे। हुआ अब ये है कि तारीख में अगर मैं हैदराबाद शहर की बात कर लूँ कि इतना महंगा आटा कभी नहीं था। पूरे मुल्क में आटा महंगा हो गया है, 70 से 75 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है कीमत। कराची में पिछले 5 महीने की अगर बात कर लें तो तकरीबन 250 रुपए इजाफा हुआ है 10 किलो आटे के थैले, इजाफा हो गया है, 7 पहुंच गया है। 5 माह पहले तकरीबन ये 450 तक था। तो अंदाजा लगाएं कि इतनी महंगाई हो चुकी है। अब गरीब आदमी क्या करेगा कि उससे अब रोटी भी छिन गई, ग़िज़ाई किल्लत तो चले वो तो थी ही थी, अब तो ग़िज़ा भी गई, खुराक भी चली गई। ये कितना बड़ा अलमिया है बाबर डोगर साहब कि ये एक तरफ इमरान खान साहब इजलास करते हैं, कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करेंगे, जो भी हो जाए मुल्क माशी सूरत हाल बड़ी मुश्किल है लेकिन हम गरीब को रिलीफ देंगे। ये एहसास प्रोग्राम है, कामयाब नौजवान, हुनरमंद नौजवान, ये जो पनाहगाहें बनाई जा रही हैं, लंगर खाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं जा सकेगा इन लंगर खानों में, पनाहगाहों में। उसामा साहब, इससे नाअहल गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी। पंजाब में 70 लाख टन आटा जो था वो स्टोरों में था, वो स्टोर्ड आटा था, वो जो इन्होंने स्टोर में रखा हुआ था। आप मानेंगे कि ये पुराना स्टॉक 70 लाख टन सारा ही बेच दिया। ये कभी नहीं हुआ कि आप पुराना स्टॉक सारा बेच दें और नई फसल का इंतज़ार करें। ये सिर्फ वसीम अकरम प्लस की गवर्नमेंट में हुआ। पूछे महकमा खुराक से कि सारा स्टोर में आटा बेच दिया है, जो अप्रैल में अब नई फसल आनी है तो उसके लिए अब वो गंदम जो है उसका पहले ही जो है 15 लाख टन शॉर्टफॉल आ रहा है, वो पहले ही कम है। जो आपके स्टॉक में आटा था वो सारा स्मगल कर दिया गया, वो केपीके में चला गया, केपीके से वो सारा जो है वो चला गया अफगानिस्तान में। मुझे एक बात बताएं, हम जहाँ पर जिक्र करते हैं, बात करते हैं कि पंजाब में माफिया का राज है। अभी पिछले दिनों में ये बात हो रही थी कि रहीम यार खान में शुगर मिल मालकान जो है, शुगर जो मिल माफिया जो है, उन्होंने रहीम यार खान में उन्होंने करोड़ों रुपए जो था वो जो आर्जी उन्होंने पेमेंट सेंटर बनाने थे वो नहीं बनाए और वो करोड़ों रुपए खा गए हैं। तो और सरकार को वो पैसा कोई नहीं दिया और शुगर रहीम यार खान से जो गन्ना है वो स्मगल होकर इंटीरियर सिंध भी जा रहा है और महंगा बिक रहा है और कोई वहाँ पे पूछने वाला नहीं है। जिले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी बेबस हुई हुई है शुगर मिल माफिया के सामने। इसी तरह फ्लोर मिल माफिया, हुकूमत जो है ये भी आपस में मिले हुए हैं। आटा जो था, गंदम जो थी वो पहले बेदरेग जो थी उसकी स्मगलिंग करवाई गई उसको, और जितने गोदाम थे वो मिलकर बेच दिए गए। यहाँ वो गोदाम मुलाजिम जो थे उनको खा लिया उन्होंने, ये सारे गोदाम खा पी लिए, किसी ने कोई चेक ही नहीं किया। आटे की शॉर्टेज मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि पंजाब के अंदर भी आटे की शॉर्टेज हुई हो, हमेशा यहाँ पे आटा सरप्लस रहा है। ये पहली मरतबा है कि आटे की शॉर्टेज है। गंदम जो आ रही है वो फिर ये मुझे वो बयान याद आ जाता है फेडरल मिनिस्टर का कि वो जब ये कहती थी कि जनाब ये जो हुकूमत है इसमें कुदरत भी साथ है और जो वहाँ से रहमतें नाजिल हो रही हैं और यहाँ पर ये हालात है कि गंदम की फसल जो है वो 15 लाख टन उसमें शॉर्टफॉल है, कमी है। और उसका भी कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट कर ही नहीं सकी कि आटे में ये शॉर्टफॉल भी आ सकता है। एक और बात खरल साहब, मैं चाह रहा हूं प्रोग्राम के खत्म होने से पहले उस पर आपका कमेंट जरूर आ जाए। 31% पाकिस्तानी अपनी नौकरियों से, मुलाजमतों से, रोजगार से हाथ धो बैठे हैं
सर्वे ये बता रहा है 83% खतरे का शिकार है, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है 83%। और सिर्फ 12% ये समझते हैं कि अच्छा 21% बल्कि 21% समझते हैं कि हालात आने वाले दिनों में शायद बेहतर हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही बुरे हालात हैं। ऊपर से ये देखिए आटे की कीमत कहाँ पहुंच गई। तो कामयाबी नहीं है, 1 करोड़ के तकरीबन बन गए ना जो बेरोजगार है, जॉबलेस। तकरीबन ये इस हिसाब से दादोशुमार से 1 करोड़ तो जॉबलेस लोग हो गए। तो अब जो आपने गुर्बत, महंगाई और ये जो स्मगलिंग और जो बहरान, तो मेरा ख्याल है गोरकन जो है उनकी जॉब्स आ रही हैं जल्दी, कि लोग अब मरेंगे भूख से, अफलास से, कैद से। तो उसके लिए लोग जब मरेंगे तो सुकून तो कब्रिस्तान में मिलता है ना, कब्र में सुकून मिलता है। तो 1 करोड़ मेरा ख्याल है गोरकन जो है उनकी नौकरियां जल्दी, जो ये अगर सिलसिला जारी रहा। और उसामा साहब मैं आपको बताऊं हुआ क्या है, जो डीजी खान या रहीम यार खान है वहाँ पे सिंध का बॉर्डर भी लगता है, KPK का भी मियाँ के साथ लगता है पंजाब से, और बलूचिस्तान का भी कोस सुलेमान का जो पहाड़ी सिलसिला है जी। तो लिहाजा ये जो गंदम स्मगल हो रही है पंजाब से स्मगल हो रही है, टाइम खत्म हो गया, बलूचिस्तान KPK और अफगानिस्तान पहुंच रही, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझ गया। और 11 अरब रुपए का पकड़ा गया, इशारा है कि वहां से पकड़ा गया, 11 अरब का पकड़ा गया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह पीर को इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं इसको। जी बहुत बहुत शुक्रिया खरल साहब, बाबडोगर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।